डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, यूपीएससी के द्वारा आयोजित या जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन चल रहा है थर्ड फेज, जिसकी परीक्षा लगभग मार्च में तय है, उसी के लिए हम लोग आज पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। ये नया प्रैक्टिस सेट इसलिए क्योंकि इसमें लगभग जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा सा हाई है या टफ कहेंगे आप इसको, तो हम लोग को दोनों मॉडरेट और जो लेवल हाई दोनों लेकर चलना है, क्योंकि बीपीएससी जो आपका एग्ज़ाम ले रहा है वो कंसेप्ट आधारित प्रश्न पूछ रहा है आपसे। तो कहीं जो भी हमको नया लग रहा है या जो भी बेहतर लग रहा है हम लोग उसको आपके लिए करने के लिए बेहतर प्रयास करने के लिए प्रयासरत हैं। उसी क्रम में आज हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। इसमें लगभग 70 MCQs हैं जो पूरे सिलेबस को कवर कर रहा है। तो आप आइए और इसको देखिए। चलिए सॉल्व करते हैं बिना देर किए हुए। आगे बढ़ने से पहले वही आपसे पुराना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई नई वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको खबर लग जाए। और साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कोई से भी क्वेश्चन से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए उसका जवाब या उसका रिप्लाई या उसको समाधान करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और मैं फिर से आपसे बता दूँ, जो भी कंटेंट है आपके पास उसको पढ़िए। आप इधर उधर दाएं बाएं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो है आपके पास पर्याप्त है, बस आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं। जितना रिवाइज करेंगे उतना ही बेहतर होगा। और रोज़ कम से कम एक प्रैक्टिस सेट अवश्य सॉल्व करें, 2 सॉल्व पेपर सॉल्व करें और जो आपका कंटेंट है जो आपने पढ़ा उसको ज़रूर रिवाइज करें। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका कि नीचे ये कथन और कारण से संबंधित है कि कथन क्या है? कौटिल्य शासन के राजतंत्रात्मक स्वरूप का समर्थक है। ये कथन आपका सही है। कौटिल्य की राजतंत्रात्मक धारणा आज भी उचित एवं पूर्णतः व्यवहारिक है। पूर्णतः व्यवहारिक तो नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत व्यवहारिक, लेकिन पूर्णतः नहीं है। तो इसमें ए सत्य होगा, आर गलत होगा, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए कि निम्नलिखित किस विचारक ने कहा है कि प्लेटो की रचना रिपब्लिक में न तो समाजवाद पाया जाता है और न साम्यवाद? तो ये किसका कथन है? क्रॉसमैन, अल्फ्रेड हॉर्नल या HB एक्सन या टेलर? तो ये कथन है आपका टेलर महोदय का। अगला प्रश्न है, ये भी कथन और कारण से है कि मैकियावेली निरंकुश एवं बहुरूपीय के रूप में शासक को उत्तम कहता है। ये कथन आपका सही है। उसको मैकियावेली है कहता शासक को लोमड़ी और शेर की भांति उसको व्यवहार करना चाहिए। मैकियावेली ने मानवीय स्वभाव की विस्तृत व्याख्या की है जिसका नियंत्रण शक्ति से ही संभव है। यही उसका कारण है। तो कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है कथन का सही व्याख्या या सही स्पष्ट व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है या राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, किसने कहा? ये फेमस कोट है, आप सभी को पता है कि कथन आपका हीगल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कि राज्य मानव जीवन की सामाजिक प्रगति की चरम सीमा है। इस प्रगति में कुटुंबवाद के रूप में, समाज प्रतिवाद के रूप में और राज्य संवाद के रूप में प्रकट हुआ। राज्य विश्वात्मा का प्रतिबिंब है या राज्य के बारे में किसका विचार है? किसका विचार है ये? तो आप जैसे अगर आप इसको थोड़ा सा क्लू लगाएंगे तो पता चल जाएगा, ये हीगल का है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का क्या अर्थ है? वैतरिक श्रम जिसे श्रमिक उत्पादन में लगाता है या विभिन्न वस्तुओं के मूल्य का अंतर या किसी वस्तु के विनिमय मूल्य तथा श्रमिक को दिया गया मूल्य के बीच का अंतर या उपयुक्त सभी अर्थ गलत हैं। तो इसका जो आंसर होगा सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्क्स के अनुसार राज्य का निर्माण किस लिए हुआ था? तो मार्क्स के अनुसार जो राज्य का निर्माण हुआ वो विशेषाधिकारी वर्ग के हितों की रक्षा के लिए हुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कि मार्क्स के अनुसार किस प्रकार की अवस्था में राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी? तो कहता है कि वर्गहीन या साम्यवादी व्यवस्था में राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी, इसलिए क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी की बात करता है। तो ऑप्शन जो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मार्क्स के अनुसार वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए
क्या करना होगा? तो मार्क्स कहता है कि वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सशस्त्र क्रांति करनी होगी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, मार्क्स के अनुसार विश्व की समस्त प्रतिक्रियाओं का एकमात्र कारण क्या है? क्या कारण होगा? तो कहता है कि भौतिक, जितनी भी प्रतिक्रियाएं होती हैं वो समस्त कारण उसका भौतिक होता है। क्वेश्चन नंबर 11, मार्क्स की क्रांति का उल्लेख अवश्य किया था। मार्क्स ने क्रांति का उल्लेख अवश्य किया था, किंतु उसे किस प्रकार क्रियान्वित किया जाना चाहिए उस विषय पर वह मौन रहा। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये कथन जो है आपका लेनिन का है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मार्क्स के जितने भी सिद्धांत थे उनका व्यवहारिक प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था वो लेनिन था, वी.आई. लेनिन। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन इसमें से सही है? तो इसमें से कथन सही है वह है कि तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र व्यापक है, तुलनात्मक शासन का क्षेत्र संकुचित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि ब्रिटेन में कबाल से क्या तात्पर्य था? तो ब्रिटेन में जो कबाल से तात्पर्य था वो था कि यह चार्ल्स द्वितीय की सलाहकार समिति थी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी भवन की आधारशिला है, यह किसने कहा? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी की भवन की आधारशिला है, ये कथन आपका ग्लैडस्टोन का है। क्वेश्चन नंबर 15 है अमेरिकी राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवारों की योग्यताओं में निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत अंकित है? उसे अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना चाहिए, सही है। उसे न्यूनतम 35 वर्ष की उसकी आयु होनी चाहिए, सही है। उसे कांग्रेस का सदस्य होना चाहिए, ये कथन आपका गलत है। वह अमेरिका का 14 वर्ष से निवासी रहा हो, सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, ये गलत है, वो कांग्रेस का सदस्य नहीं होता है। 16 देखिए यह कथन कि इस नए संविधान में 19वीं शताब्दी के सम्राटों से भी अधिक शक्तियां प्राप्त कर लें, किसके संदर्भ में ये कथन कहा गया है? तो ये कथन जो कहा गया है फ्रांसीसी राष्ट्रपति के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 राजनीतिक दल संगठित नागरिकों के उस समुदाय को कहते हैं जो संगठित होकर एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्यों का संपादन करते हैं, ये कथन किसका है या किसने कहा? तो ये कथन जो है आपका लेकॉक का कथन है। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विचारक कहता है कि शासक वर्ग प्रभुत्व पदों के धारक व्यक्तियों से निर्मित होता है और उसमें आर्थिक, राजनीतिक एवं सैनिक वर्ग के सदस्य शामिल होते हैं? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका सी राइट मिल्स का है, जो कि अभिजनवादी या एलिटिस्ट थियरी का जनक। क्वेश्चन नंबर 19 द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये बेहद महत्वपूर्ण रचना है। ये किसकी रचना है? तो ये रचना जो है C.I. बर्नार्ड या चेस्टर बर्नार्ड का है। अगला प्रश्न देखिए किस एक विचारक की मान्यता थी कि राज्य उत्पीड़न का एक यंत्र है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न और जाना माना कथन आपका कार्ल मार्क्स का है। अगला प्रश्न देखिए 21 निम्नलिखित में से कौन एक उदारवाद से मेल नहीं खाता है? तो उदारवाद से कौन सा इसमें से एक मेल नहीं खाता है? तो है आपका बुर्जुआ राज्य, बाकी लोक कल्याणकारी राज, प्रतिनिधि सरकार और सीमित सरकार ही उदारवादी संकल्पना है। 22 कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत कौन है? कौन सा है? तो है आपके T.H. ग्रीन, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का अग्रदूत, इसे ही कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद को भविष्य की भविष्यवाणी मानता है? बहुलवाद को भविष्य की भविष्यवाणी मानने वाले कौन है? तो है मिस फॉलेट। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? ऑस्टिन, डायसी, डिग्री या ओपेनहाइमर? तो ये थे आपके डायसी। राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले ये भी डायसी थे, जो कि रूल ऑफ लॉ के जनक हैं। विधि के शासन का सिद्धांत इन्हीं ने दिया। मैन वर्सेस स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? एक रचना भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो मैन वर्सेस स्टेट नामक पुस्तक के लेखक हैं आपके हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से किसने प्रहरी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो रात्र प्रहरी राज्य या नाइट मेयर स्टेट की जो संकल्पना या कंसेप्ट है वो रॉबर्ट नॉजिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा में किसने कहा कि राजनीति का नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक द्वारा उसी के सुविधानुसार देय है? तो ये जो कथन कहा गया ऑप्शन बी राइट ने कहा कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ऐसे चेक की भांति जो बैंक की मर्जी पर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए संसद में भारतीय राष्ट्रपति महाभियोग क्या है? तो
जो अनुच्छेद 61 है भारतीय संविधान में, वो राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, जो कि एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 29, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या क्या है? तो प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या है 5040, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, वह एक खोखली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्ति का संदेश वाहक है। बारकर ने एक किसके लिए कहा था? बेहद महत्वपूर्ण कोट है कि ये कथन की कौन वह व्यक्ति है जो खोखली स्वतंत्रता का समर्थक था, या ये कथन किसने कहा, किसके लिए कहा? ये तीनों बात आप याद रखिएगा। तो ये जो कथन है आपका यस मिल के बारे में बारकर ने कहा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस आधार पर लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन एक दूसरे से भिन्न है? यानी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस आधार पर एक दूसरे से भिन्न है? तो है आपका आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 32, ये आपको मैच करना है। एक तरफ विचारक उनके द्वारा दिया गया कंसेप्ट है, तो हर्बर्ट साइमन, तो इन्होंने स्वीकार्यता का क्षेत्र दिया, और हेनरी फ्योल जो है उन्होंने अधिक्रम श्रृंखला दिया। चेस्टर बर्नार्ड का जो सिद्धांत है उदासीनता का क्षेत्र है, और ग्रेगनाच जो ध्यान का विस्तार क्षेत्र से संबंधित है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, ये फिर से आपका मैचिंग है। एक तरफ समितियां और उनसे संबंधित टिप्पणी जो है किसने कहा? तो फुलटन समिति रिपोर्ट किस पर उसने रिपोर्ट दिया? प्रतिभाशाली साधारण व्यक्ति पर, और कार्मिक प्रशासन प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट, ये जो है आपका सामान्य उद्देश्य सेवा से संबंधित है। और जवाहर रॉबर्ट प्रेस्थिस की जो रिपोर्ट है वो है बाध्यकारी अपर्याप्तताएं, और जवाहरलाल नेहरू संभ्रांतवादी नौकरशाही से संबंधित है। तो ये ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य में महाधिवक्ता नियुक्त करने का अधिकार देता है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिससे राज्य में अधिवक्ताओं की नियुक्ति होती है? और ये अधिवक्ताओं की जो नियुक्ति होती है, अधिवक्ता जो होता है राज्य का महाधिवक्ता, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो है आपका अनुच्छेद 165, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, फिर से हम आपसे एक बार बता दें कि हम लोग बीपीएससी, पीजीटी, पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान के लिए ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। ये नया प्रैक्टिस सेट है जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें लगभग सभी जो आपका सिलेबस है उससे एक एक दो क्वेश्चन उसमें शामिल किया गया है। और थोड़ा सा इसका जो प्रश्न का है थोड़ा व्याख्यात्मक है, या प्रश्न ज़्यादा लंबा है जैसा कि बीपीएससी आपसे पूछता है। तो आप इसको जल्दी जल्दी वीडियो की स्पीड बढ़ा के आप उसको जल्दी जल्दी देख सकते हैं, लेकिन आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि और बेहतर आपको कंटेंट अवेलेबल करा सकें, प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर आपको अवेलेबल करा सकें, या और भी जो कंटेंट है। और फिर हम लोग एक दिन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और जो आपका पॉलिटिकल साइंस की जो थ्योरी वाला सेक्शन है उसे भी संबंधित एमसीक्यूज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इनमें से किसने लोक प्रशासन को सरकार का कार्यात्मक पक्ष सरकार के उद्देश्य एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए माध्यम के रूप में परिभाषित किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोर्सन एवं हैरिसन ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कौटिल्य से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौटिल्य से संबंधित इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। कि देखिए कि अर्थशास्त्र राजतंत्री सरकार को दार्शनिक बुनियाद प्रदान करता है, सही है। कौटिल्य ने राज्य के विभिन्न तत्वों के कार्यकलापों को शासित करने वाले प्रशासन के सिद्धांतों का संपादन किया, सही है। कौटिल्य ने राज्य के 7 अनिवार्य अंगों यानी सप्तांग का उल्लेख किया, सही है। कौटिल्य ने भ्रष्टाचार की विधियों की सही व्याख्या नहीं की, बिल्कुल नहीं, वो भ्रष्टाचार की विधियों की भी सही व्याख्या करता है, तो इसलिए चौथा गलत होगा। तो ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर होगा, सी कि चौथा इसमें से सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, लोक प्रशासन राज्य के कार्यकलापों में प्रबंध के अनुप्रयोग की कला और विज्ञान है, यानी निम्नलिखित में से किसका वक्तव्य है? कौन कहता है कि लोक प्रशासन कला और विज्ञान दोनों है?
ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है। तो 37 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्वाइट वाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 कथन और कारण से संबंधित है। कथन देखिए, एक संगठन में समादेश की एकता का अनुपालन व्यवहार में कठोरता पूर्वक नहीं किया जा सकता। ये कथन तो आपका सही है। कारण देखिए, बहुधा कर्मचारीगण तकनीक तथा प्रशासनिक वैध नियंत्रण के अधीन होते हैं, ये भी सही है। इसलिए इसका जो आंसर है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39, ये आपको मैच करना, एक तरफ पुस्तक कौन के लेखक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 तो द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, ये पुस्तक आपको पता ही है कि ड्वाइट वाल्डो की रचना है। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, नहीं सॉरी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, हाँ, ड्वाइट वाल्डो की रचना है। और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज एंड पॉलिटिक्स, ये पुस्तक आपकी पीआर शिफ की है। और द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये पुस्तक लूथर पूर्विक का है। और प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये एफ.डब्ल्यू. बिलोबी की है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 40 कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवाद को राजनीतिक सिद्धांत के बजाय एक विचारधारा मानता है। तो जो रॉबर्ट डहल है, मार्क्सवाद को सिद्धांत के बजाय एक विचारधारा मानता है, सी रॉबर्ट ए डहल। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है। तो कौटिल्य के राज्य का अंग स्वामी है, अमात्य, दंड है, तीनों है, लेकिन जो आपका वर्ण व्यवस्था वो नहीं है, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, एक तरफ विचारक और उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत। तो माओ त्से तुंग, इनकी सांस्कृतिक क्रांति, इनके द्वारा दिया गया सिद्धांत है। जो लेनिन है वो है आपके सर्वहारा वर्ग के अग्रणी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी। और जो मार्क्स है सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। और स्टालिन एक राष्ट्र में समाजवाद, तो ऑप्शन ए हिसाब से सही है। क्वेश्चन नंबर 43, किसने कहा है कि मनुष्य को सोचने के पूर्व खाना चाहिए, खाने के लिए उसे उत्पादन करना होगा, उत्पादन एक मूल कार्यकलाप है। तो ये कथन किसका है। तो ये कथन आपका किसका है, कार्ल मार्क्स का है, बेहद फेमस कोट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से कौन नागरिक समाज के संगठनों की तुलना राज्य के पीछे खड़ी किलों और मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली से करता है। तो किसका कथन है। तो ये कथन आपका ग्रामसी का कथन है, ये आप नोट कर लीजिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 45, तुलनात्मक राजनीति में संस्कृति पर बल देना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रमुख बना। तो ये आपका जो 1960 का दशक है उसके बाद, यानी 60 के दशक से तुलनात्मक राजनीति में संस्कृति में ज़्यादा, राजनीतिक संस्कृति पर ज़्यादा बल देना शुरुआत या प्रारंभ हुआ। द फिलॉसफी ऑफ जे.एस. मिल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द फिलॉसफी ऑफ जे.एस. मिल नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आपके जे. ग्रे। क्वेश्चन नंबर 47, सावित्री के लेखक कौन है। ये भी बेहद महत्वपूर्ण रचना है, पिछली बार TR1 और TR2 में, ये GS में भी और पॉलिटिकल साइंस में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो सावित्री के जो रचनाकार है या जो लेखक है वो है श्री अरविंद। क्वेश्चन नंबर 48, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका एक गुजराती व्यापारी के किस लड़ने के लिए गए थे, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। हॉब्स के लिए फेलिसिटी का क्या अर्थ है। तो हॉब्स के लिए जो फेलिसिटी है उसका अर्थ है कि उन वस्तुओं को जिसको आदमी पाने की समय समय पर इच्छा करता है, पाने में निरंतर सफल रहता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि संविधान संशोधन की सरल प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश में है। तो संविधान संशोधन की जो सरलतम प्रक्रिया है, सबसे ज़्यादा सरल प्रक्रिया किस में है, तो है आपका यूनाइटेड किंगडम में है। अरस्तु द्वारा प्रतिपादित सामाजिक ढांचे या संरचना में कौन सा वर्ग औसत या मीन निर्मित करता है या औसत का निर्माण करता है, तो है आपका मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 52 है 1950 के दशक में निम्नलिखित में से किसने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत डॉग हाउस में चला गया है या कबाड़खाने में चला गया है, किसने कहा था। बेहद फेमस कोट है, आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 52 का आंसर ऑप्शन डी राइमंड ने कहा। निम्नलिखित में से किसने द लीग ऑफ रेडिकल क्रॉसमैन का गठन किया था, बेहद महत्वपूर्ण संगठन है। तो
ये एमएन रॉय के द्वारा किया गया था, द लीग ऑफ क्रॉस कांग्रेसमैन। क्वेश्चन नंबर, द लीग ऑफ रेडिकल क्रॉसमैन के जो संगठन का निर्माण किया वो थे एमएन रॉय। संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है? तो संसदीय शासन का मूल सिद्धांत आपका कि व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य एकीकरण है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा आमंड के दबाव समूहों के वर्गीकरण में नहीं है? ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो 55 का आंसर होगा कि वो संस्थात्मक, ये इंस्टीट्यूशनल, एसोसिएशनल, नॉन एसोसिएशनल और एनोमिक की बात करता है, लेकिन वो संरचनात्मक की बात नहीं करता है, तो ये सम्मिलित नहीं है। एकात्मक राज्य वह है जिसमें समस्त सत्ता व शक्ति एक केंद्र में निहित रहती है, जिसकी इच्छा और जिसके अभिकर्ता संपूर्ण क्षेत्र पर वैधानिक रूप से शक्तिमान होते हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका हर्बर्ट फाइनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, डेविड, ये आपको मैच करना है 57। तो डेविड ईस्टन, इनका जो सिद्धांत है राजनीतिक व्यवस्था, सी राइट मिल्स शक्ति अभियान की बात करने वाले, पावर एलियट की बात करने वाले हैं, जीडीएच कोल श्रेणी समाजवाद की बात करने वाले हैं, और दरिदा जो है उत्तर आधुनिकतावाद की बात करता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, निम्नलिखित संघीय व्यवस्थाओं में किस व्यवस्था में न्यायालयों को न्यायिक पुनर्लोकन की सर्वाधिक विधि शक्तियाँ प्राप्त है? तो याद रखिएगा, ये प्रश्न भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में जो संघीय व्यवस्था में जो न्यायालय है या जो उसका सुप्रीम कोर्ट है, उसको न्यायिक प्रणाली की शक्ति सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 59 कि भारतीय संविधान में संघ तथा राज्यों के बीच विधेयक शक्तियों को वितरित करने के लिए त्रिसूत्रीय आधार कहाँ से लिया गया? तो ये त्रिसूत्रीय आधार कहाँ से लिया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अगला प्रश्न 60 कि लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो लिखित जो संविधान है सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका का है। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने स्टार वॉर कार्यक्रम प्रायोजित किया था? ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये था आपका निक्सन के द्वारा प्रायोजित किया गया था। अगला प्रश्न, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मुख्यालय कहाँ था? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो मुख्यालय था वो ब्रिटेन में था। 63 कि 1858 का अधिनियम ने कंपनी के निदेशक मंडल और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स को जो शक्तियां प्राप्त हुई किस एक्ट के द्वारा हस्तांतरित कर दी गई थी? ये था किसको हस्तांतरित कर दी गई थी? तो भारत से संबंध मंत्री। 64 की प्रस्तावना का कौन सा शब्द यह स्पष्ट करता है कि भारत में वंशानुगत राजा की परंपरा का अंत हो गया है? तो ये था आपका गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 65 सामाजिक आर्थिक और परिवर्तन के साधन के रूप में विख्यात है कौन? तो यह है आपका संविधान। तो या फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार आप जो बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सॉल्व पेपर हो या प्रैक्टिस सेट हो, खासकर जो नेट के सॉल्व पेपर हो उसको ज़रूर आप सॉल्व करें। हम लोग लगातार विभिन्न हम लोग उसमें नेट का भी या और भी जो सब्जेक्ट के या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हायर में या पीजीटी में उसको लगातार हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए और ताकि आपकी तैयारी जो आप देख सकते हैं आपकी कितनी तैयारी हो सकती है। तो कुछ कमी है तो आप उसको तुरंत पूरा कर लें। और चैनल पर लगातार पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए, टीजीटी, एसएसटी के लिए भी लगातार वीडियो अपलोड हो रहे हैं, जो भी आपको लाभकारी लगे आप उसको देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई? ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आपसे पूछे जाने की संभावना रहती है, पूछी भी जाती है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो जो भारत परिषद अधिनियम है 1861 के द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं का पहली बार प्रारंभ में उनका जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कि त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का भावी अध्यक्ष बनने के लिए निम्न में से कौन एक नेता महात्मा गांधी की पसंद थे? जो त्रिपुरी संकट है 1939 का, तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो ये थे आपके पट्टाभी सीतारमैया जब हार गए तो गांधी ने कहा सुभाष से ये सीतारमैया की हार नहीं मेरी स्वयं की हार है। तो इस आधार पे तो जितने भी जो प्रांतीय कांग्रेस समितियाँ थी सभी ने इस्तीफा दे दिया और फिर सुभाष चंद्र बोस को भी इस्तीफा देना पड़ा। तो ये था आपका त्रिपुरी संकट। 68 देखिए कौन सी नीति निर्देशक तत्व अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है? तो है आपका शांति में विश्वास। क्वेश्चन नंबर 69 कि लंदन में इंडियन सोशलिस्ट
लंदन में इंडियन सोशलिस्ट की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में इंडियन सोशलिस्ट की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। 1931 गांधी इरविन समझौता किसकी मध्यस्थता का परिणाम था? ये भी प्रश्न देखिए पिछली बार टीआई 2 में पूछा जा चुका है। तो ये था आपका तेज बहादुर सप्रू के द्वारा गांधी इरविन समझौता जो हुआ वही इसमें मध्यस्थता या मीडिएटर का इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो डियर स्टूडेंट्स ये था बीपीएससी पीजीटी के लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए एक प्रैक्टिस सेट जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसमें प्रश्नों के जो लेवल है देख सकते हैं। इसमें लगभग आपके सिलेबस का हर एक टॉपिक टच किया गया और नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट उसमें भी। और हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन है और जो पॉलिटिकल साइंस का जो थ्योरी का सेक्शन है वो थ्योरी चैप्टर वाइज हम लोग उससे संबंधित एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।